का आरोप। यकीनन दोस्तों ये शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मगर इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एलआईसी ने, सरकारी एलआईसी ने इसमें पैसा लगाया था, आपका पैसा, आपका हार्ड अर्न्ड मनी, आपकी मेहनत की कमाई राजेश एक्सपोर्ट्स में लगाया था। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं, मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है और इसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है राजेश जूल्स और नीचे कई लोगों की फोटो है। सबसे बाईं तौर पर, कथित तौर पर राजेश मेहता है, जो कि ये जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिस कंपनी का हम नाम ले रहे हैं उसके मालिक हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीर है। अब अगर आप बाएं से दाएं की तरफ आते हैं, दूसरी तस्वीर जिस शख्स की है, बताया जा रहा है कि ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। मगर यहां पर राजेश जूल्स के मालिक यानी राजेश मेहता, जिसने शेयर बाजार में करीब 15 लाख करोड़ का घोटाला किया, उनके साथ खड़े हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Rajesh Mehta of Rajesh Exports, the scamster who defrauded India by 15 lakh crores, is standing next to our own Mahamanav Prime Minister Mr. Narendra Modi. From Asaram Bapu to Rajesh Mehta, Narendra Modi has बहुत पुराना नाता। यहाँ पर कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि बहुत पुराना नाता है, चाहे आसाराम बापू हो या स्कैमस्टर राजेश मेहता जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला किया है। दोस्तों, सेटायरिस्ट हैं राहुल गांधी। उन्होंने बताया है कि यह तस्वीर फर्जी नहीं है, फ्रॉड नहीं है। उन्होंने बताया यह तस्वीर ली गई है प्रशांत मेहता के फेसबुक हैंडल से, जो कि प्रमोटर हैं राजेश एक्सपोर्टर के और राजेश मेहता के भाई हैं। उन्होंने बाकायदा 2 तस्वीरें पेश की हैं जो आपके स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजेश मेहता हैं और दूसरी तस्वीर है प्रशांत मेहता के फेसबुक अकाउंट की। और प्रशांत मेहता, जैसा कि बताया जा रहा है, राजेश मेहता के भाई हैं, यानी कि यह तस्वीर झूठी भी नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर राजेश मेहता की तस्वीर राहुल गांधी के साथ होती तो क्या होता? राजेश मेहता को लेकर इतना बड़ा शेयर बाजार का घोटाला हुआ, मगर आप इसकी गूंज कहीं नहीं सुन रहे हैं, इसकी चर्चा कहीं नहीं सुन रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ये उस वक्त की है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। ये तस्वीर ये प्रमाणित नहीं करती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ किसी तरह से शामिल है। मगर एलआईसी ने इतनी बड़ी तादाद में पैसा लगाया, क्या बगैर ताकत के आशीर्वाद के राजेश एक्सपोर्ट्स में इतना पैसा लगाया जाता? सवाल है, गलत सवाल नहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी की इस तरह से फोटो होती तो क्या होता? बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो मेहुल चोकसी के साथ है। हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे हैं, मैं फिर कह दूं, यह प्रमाणित नहीं करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर यहां जुड़े हुए हैं, मगर यह साबित करता है मीडिया के दोहरे मापदंड को। क्योंकि अगर राजेश मेहता के साथ राहुल गांधी की फोटो होती तो अब तक गोदी मीडिया में डिबेट हो रहा होता, मगर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आज ये पूरा मामला क्या है मैं बहुत ही आसान लफ्जों में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एलआईसी ने, जी हां, हमारी एलआईसी ने पैसा लगाया, इसमें आपका और हमारा पैसा लगाया। इस देश में संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई पिछले 12 सालों में कि कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं पर कोई भी जवाबदेही नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान लफ्जों में पूरा मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मगर उससे पहले याद कीजिएगा कल राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक आर्थिक सुनामी आने वाली है। क्या इसी आर्थिक सुनामी की बात राहुल गांधी कर रहे थे? सुनिए राहुल ने क्या कहा था। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि पूरा मामला क्या है, एलआईसी की क्या भूमिका है, क्योंकि इसका सीधा नाता आपके साथ है, इसका सीधा नाता सरकारी जवाबदेही के साथ है, इसका सीधा नाता इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब जो है वो कुछ भी कर सकता है और उस पर कोई गाज नहीं गिरेगी। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, राजनीतिक विरोधियों पर एक्शन करता है, उन संस्थाओं पर एक्शन लेता है, रेड मारता है जो विपक्ष से जुड़ी हुई हैं। मुझे बुलाकर एक नहीं 2-2 बार परेशान करता है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। मगर राजेश मेहता जैसे लोगों पर ईडी रेड नहीं करेगा, इनकम टैक्स रेड नहीं करेगा। आइए अब ये पूरा मामला क्या है उसे आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। राजेश एक्सपोर्टर्स नाम की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मुख्य काम गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता हैं। मामला यह है कि सेबी ने इस कंपनी और राजेश मेहता पर अपनी ही एक अंतरिम जांच में बड़ा आरोप लगाया। आरोप है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच यानी 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 15 लाख करोड़ के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को लेकर गलत जानकारी दी। यह कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 97 से 99% बताया जा रहा है। साथ ही फंड का गलत इस्तेमाल का भी आरोप है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, 15 लाख करोड़ का घोटाला, एक ऐसी कंपनी जिसमें एलआईसी ने पैसा लगाया, आपको क्या लगता है विदेशों में इसका क्या संदेश जा रहा होगा? वैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं और अब इतना बड़ा घोटाला,
और ये मत भूलिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, गौर फरमाएं। जीएम ने 2017 में भारतीय कार बाजार छोड़ दिया। हार्ली डेविडसन ने 2020 में अपने भारतीय परिचालन गतिविधियां काफी हद तक बंद कर दी। फोर्ड ने 2021 में भारतीय बाजार के लिए उत्पादन बंद कर दिया और बाद में वापसी की योजना बनाई। सिटी बैंक ने केवल अपना कंज्यूमर बैंकिंग कारोबार बेचा, भारत से पूरी तरह से नहीं निकला मगर अपना कंज्यूमर कारोबार जो है वो बेच दिया है। राजेश मेहता एक्सपोर्ट्स कोई आम कंपनी नहीं थी दोस्तों। इसके लिए हमें इसके पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा, किस तरह से इसका उदय हुआ। 1980 इस तारीख पर गौर कीजिएगा, जब राजेश मेहता ने अपने भाई से 1200 रुपए लिए थे और उसके बाद धीरे 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 सिस्टम का वो इस्तेमाल करते गए और फिर यहां तक पहुंच गए। मगर हां, बीच में एक तस्वीर भी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। क्योंकि ये बात हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, मैंने गरीबी में अपना बचपन बिताया। मगर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप अमेरिका में भी तस्वीर देखते हैं, वो अपने आप को चाय वाला बताते हैं, मगर फिर वो राजेश जूल्स में ये तस्वीर के साथ दिखते हैं। इस तस्वीर में उनकी शक्ल दिखाई देती है। तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कैसी गरीबी है? ये सवाल तो किया जाना चाहिए, क्या हम इस सवाल से बच सकते हैं? तो चलिए अब हम समझते हैं शख्स के बारे में, राजेश मेहता। राजेश एक्सपोर्ट्स जो कभी रेवेन्यू के हिसाब से भारत की बड़ी लिस्टेड कंपनियों में गिनी जाती थी और दुनिया के सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों में से मानी जाती थी, अब एक बड़े सेबी जांच केंद्र में है। सेबी का कहना है कि कंपनी ने अपनी लगभग 99% रेवेन्यू को गलत तरीके से दिखाया, यानी कि करीब 15.5 लाख करोड़ का राजस्व घोटाला जो 4 साल की अवधि का है। सवाल यह कि यह मामला यहां तक कैसे पहुंचा, इसका भारतीय शेयर बाजार और रेगुलेटर्स पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या हो सकता है। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ एक अंतरिम एक तरफा आदेश जारी किया। सेबी के मुताबिक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच लगभग 15 लाख करोड़ के राजस्व को गलत तरीके से पेश किया, जो इस अवधि में दिखाए गए कुल राजस्व का लगभग 99.8% है। अब इस बारे में राजेश मेहता का क्या कहना है? बकौल राजेश मेहता, ये एक अंतरिम आदेश है। कॉन्फिडेंस देखिए साहब, ये एक अंतरिम आदेश है। और राजेश एक्सपोर्ट्स ने भी अपनी तरफ से यह बयान जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने गुरुवार को किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि कंपनी द्वारा दिखाया गया राजस्व रेवेन्यू सही है। कंपनी का कहना है कि सेबी और कंपनी के बीच शायद जानकारी या संवाद को लेकर कोई गलत फहमी हुई है। बस इतना सा बयान और उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही मामला सामने आता है, शेयर बाजार में देखिए किस तरह से हाहाकार मच जाता है। शेयर के दाम राजेश एक्सपोर्ट्स के किस तरह से रसातल में आ जाते हैं। और राजेश एक्सपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये महज अंतरिम आदेश है, इस पर इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे, आज कंपनी का शेयर 5% गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने में शेयर लगभग 45% गिर चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि LIC के पास कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। सितंबर 2023 से अब तक LIC ने न तो एक भी शेयर खरीदा और न ही बेचा। विदेशी संस्थागत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी कंपनी में 14% से ज्यादा हिस्सेदारी है। यह पहली बार नहीं है जब LIC की इस कंपनी में हिस्सेदारी पर सवाल उठे। 2 साल पहले भी इस बात पर रिपोर्टिंग हुई थी कि शेयर के खराब प्रदर्शन के बावजूद LIC अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ बुनियादी सवाल जो उठ रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मगर LIC, सरकारी LIC, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बगैर सरकार की अनुमति के क्या LIC एक कंपनी में निवेश करेगी? और इससे उठते हैं कुछ सवाल जिस पर मैं चाहता हूं आप गौर कीजिए। आखिर LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनी में 10% हिस्सेदारी कैसे खरीद ली, जबकि अब उस पर 15 लाख करोड़ की फर्जी आय दिखाने का आरोप है। आमतौर पर LIC उन्हीं बड़ी कंपनियों में निवेश यानी इन्वेस्ट करती है जिनका लंबा और भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। तो क्या LIC का यह निवेश किसी प्रभावशाली ताकत या सत्ता के दबाव में हुआ था? यह एक ऐसा सवाल है जो आसानी से खत्म नहीं होने वाला। और दोस्तों, इससे जुड़े हैं कुछ सवाल जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि अगर LIC ने ये इन्वेस्टमेंट किया है तो यानी सरकार का यानी सत्ता का दबाव था। एक एक करके वो सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, ये बयान सीधे LIC की निवेश प्रक्रिया यानी इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया और निर्णय लेने की, फैसले लेने की काबिलियत पर सवाल उठाता है। नंबर 2, LIC देश की सबसे संस्थागत निवेशकों में से एक है और करोड़ों पॉलिसी धारकों का पैसा निवेश करती है, इसलिए उसके निवेश फैसलों की जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी आपका पैसा वो अलग अलग कंपनियों में लगा रही है, हम इससे नहीं बच सकते। आगे, यदि किसी कंपनी में बड़े पैमाने पर राजस्व में गड़बड़ी के आरोप हैं तो सवाल उठेगा कि LIC ने निवेश से पहले जांच पड़ताल की या नहीं। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर दबाव ऊपर से हो तो LIC कैसे जांच करेगी? बताइए, जब इन्वेस्टमेंट करने को लेकर ऊपर से दबाव बन रहा हो तो जांच कहां की जाएगी? आगे, यह आरोप भी संकेत देता है कि कहीं निवेश के फैसले व्यावसायिक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक या सत्ता से जुड़े प्रभाव के तहत तो नहीं किए गए। हालांकि अभी तक ऐसे साबित करने वाले कोई सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आए हैं। यह फिलहाल एक राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय है, न कि स्थापित तथ्य। अगर सेबी के आरोप आगे चलकर सही साबित होते हैं तो LIC की भूमिका और उसके इन्वेस्टमेंट फैसलों की भी गहन जांच की मांग उठ सकती है। संक्षिप्त में, यह सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स का मामला नहीं है, यह सवाल भी है कि जनता के पैसों का इन्वेस्टमेंट करने वाली बड़ी संस्थाएं अपने फैसले
किन आधार पर लेती हैं? तो बड़ा सवाल दोस्तों, क्या आधार ये तस्वीर है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर 2002 से पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, एक आम नेता हुआ करते थे। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। मैं साफ तौर पर कहता हूं दोस्तों, ये तस्वीर ये प्रमाणित नहीं करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले में कोई हाथ है। मगर अगर एलआईसी एक कंपनी की जांच किए बगैर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो सरकार का दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। मैंने आपको बताया राहुल गांधी आने वाले वक्त में आर्थिक सुनामी की बात कर चुके हैं, और अगर आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि इससे पहले जब भी दुनिया में कोई आर्थिक तूफान आया है तो भारत के जो सिस्टम्स हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए चाहे 2008-9 के आसपास दुनिया में आर्थिक तूफान आया हो, मगर भारत पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि भारत के सिस्टम्स अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। अब धीरे 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 उन सिस्टम्स की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है। यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। कांग्रेस ने इस बड़े घोटाले पर करारा प्रहार किया है। जयराम रमेश इस बारे में क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्टर्स में करीब 10.8% हिस्सेदारी है। बैंकों का भी साफ तौर पर राजनीतिक प्रभाव वाली कंपनी में काफी बड़ा एक्सपोजर है। आखिर एलआईसी इतनी बड़ी गड़बड़ी को कैसे नहीं पकड़ पाई, जबकि उसकी कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी थी? इससे सवाल उठता है कि क्या एलआईसी ने कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी किसी कारोबारी वजह से ली थी, या फिर उसे सत्ता से जुड़े तंत्र की तरफ से ऐसा करने का निर्देश मिला था? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम ने जनवरी 2024 में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो पूरा सिस्टम है ना, वो अंबानी और अडानी के सामने नतमस्तक है। उन्होंने कहा था कि जो बाकी बिजनेसमैन हैं उनके लिए राह आसान नहीं है, मगर अडानी और अंबानी कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जेपी की नीलामी हो रही थी, जेपी ग्रुप की। उसमें अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांत ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो ये दावा करते हैं कि इस बोली में हमें जीत मिल गई, मगर फिर रहस्यमय तरीके से वो बोली अडानी के पक्ष में चली गई। कुछ दिनों बाद वेदांत ग्रुप पर ईडी रेड मारती है फेमा के अंतर्गत। यहां पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि भारत के अंदर बिजनेस का माहौल कैसा है। प्रधानमंत्री के अपने इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि अंबानी और अडानी के लिए माहौल बहुत आसान है, और इसके चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो धीमा पड़ रहा है। यह बात कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बेहद पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं। सुरजीत भल्ला ने भी लगभग यही इशारा किया था, यही चेतावनी दी थी। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि पूरा मामला जो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा। क्या वाकई देश जो है वो एक आर्थिक सुनामी का सामना करने वाला है? तो चलिए आसान लफ्जों में मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, ये भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों में से एक बन सकता है। अगर सभी के आरोप सही साबित होते हैं तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा के कथित गलत राजस्व आंकड़े भारत के इतिहास के सबसे बड़े अकाउंटिंग विवादों में से शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, निवेशकों का भरोसा हिल सकता है। जब एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी वर्षों तक इतने बड़े राजस्व दिखाते रहे और बाद में उन पर सवाल उठ जाएं, तो छोटे इन्वेस्टर्स का भरोसा बाजार पर कमजोर पड़ सकता है। नंबर 3, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स पर यह सवाल उठेगा कि ऑडिटर्स ने इन आंकड़ों को कैसे मंजूरी दी। स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटरी एजेंसीज इतने सालों तक इसे पकड़ क्यों नहीं पाई। नंबर 4, एलआईसी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर भी चर्चा बढ़ेगी। एलआईसी जैसी बड़ी संस्थागत निवेशक कंपनी में लंबे समय से निवेश बनाए हुए थी। अब यह बहस होगी कि उन्होंने कंपनी के जोखिमों का सही आकलन किया था या नहीं। नंबर 5, सोना व्यापार और पेपर रेवेन्यू पर फोकस। गोल्ड ट्रेडिंग और रिफाइनिंग में बड़े लेन देन होते हैं, लेकिन मुनाफा बेहद कम मार्जिन पर होता है। अब रेगुलेटर्स इस क्षेत्र की कंपनियों के अकाउंटिंग तरीकों को ज्यादा बारीकी से देख सकते हैं। बड़ा सवाल दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है, तो गौर फरमाएं। कंपनी सेबी के आदेशों को चुनौती दे सकती है। सेबी विस्तृत जांच जारी रखेगी। यदि आरोप साबित हुए तो भारी जुर्माना, बाजार प्रतिबंध और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि कंपनी अपना पक्ष साबित कर देती है तो सेबी के निष्कर्षों में बदलाव भी संभव है। संक्षेप में, यह मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, यह भारतीय शेयर बाजार में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग, रेगुलेटरी निगरानी और निवेशक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की परीक्षा बन सकती है। और भारत के लिए चिंता यही है दोस्तों कि लगातार यह प्रमाणित हो रहा है कि कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, क्योंकि माहौल सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए ठीक है, बाकियों के लिए नहीं। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अरविंद सुब्रमण्यम के शब्द हैं। कायदे से ये शो मुझे कल करना चाहिए था जब ये मामला सामने आया था, मगर मैं इस मामले को पूरी तरह से समझकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ ही आप तक लाना चाहता था। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत।